चलिए आज आपको ले चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बीचों बीच एक ऐसी कहानी में जो किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। तारीख थी 9 फरवरी 1943। जगह जर्मनी का कील शहर। यहाँ से एक जर्मन पनडुब्बी एक बेहद खुफिया मिशन पर निकलती है, लेकिन इस पनडुब्बी में नाजी सैनिकों के साथ एक भारतीय यात्री भी था। एक ऐसा यात्री जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। अब ये कोई आम सफर नहीं था। सोचिए, पूरे 2.5 महीने तक वो पनडुब्बी ब्रिटिश जहाज़ों से छिपते छिपाते अफ्रीका का चक्कर काटते हुए अटलांटिक महासागर में तैरती रही और फिर 26 अप्रैल 1943 को मेडागास्कर के पास जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बीच समंदर में उस जर्मन पनडुब्बी की मुलाकात एक जापानी पनडुब्बी से होती है। तूफानी लहरों के बीच उस भारतीय यात्री को एक छोटी सी नाव पर बिठाकर एक पनडुब्बी से दूसरी में शिफ्ट किया जाता है। ये दो दुश्मन ताकतों का एक अविश्वसनीय तालमेल था। तो ये रहस्यमयी यात्री, जिसे जापानी मिस्टर मत्सुदा के कोडनेम से बुला रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और इस हैरत अंगेज सफर के साथ वो शायद पनडुब्बी में यात्रा करने वाले पहले भारतीय भी बन गए थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? आखिर क्यों दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतें जर्मनी और जापान एक भारतीय नेता के लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रही थी? इस सवाल का जवाब हमें एक और कहानी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी कहानी जो कलकत्ता की एक हवेली से शुरू होती है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर बोस उस जर्मन पनडुब्बी तक पहुंचे कैसे। उनकी ये पूरी असाधारण यात्रा शुरू होती है कलकत्ता में उनके अपने ही घर से, जहां अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर रखा था। हुआ ये कि जुलाई 1940 में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जेल में उन्होंने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनका साफ कहना था, या तो मुझे आजाद करो या मैं जीने से इनकार कर दूंगा। उनकी बिगड़ती हालत देखकर अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्होंने बोस को जेल से तो छोड़ दिया, पर उनके ही घर में कैद कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बोस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, और उनका भागने का प्लान किसी फिल्म की कहानी जैसा था। सबसे पहले उन्होंने मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के एक बीमा एजेंट का भेस बनाया। फिर अपने भतीजे के साथ आधी रात को कलकत्ता वाले घर से निकल गए। इसके बाद गोमो से पेशावर तक एक के बाद एक कई ट्रेनें बदली। फिर अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करने के लिए एक बहरे और गूंगे पठान का रूप धर लिया, ताकि किसी को शक ही ना हो। और आखिरकार वो काबुल पहुंचे, जहां से उन्हें विदेशी दूतावासों से मदद लेनी थी। इस पूरे सफर में बोस ने कई पहचान बदली, जो दिखाता है कि वो कितने जबरदस्त योजनाकार थे। मोहम्मद जियाउद्दीन बनकर वो अंग्रेजी राज में आराम से घूम पाए। बहरे गूंगे पठान का भेष इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्हें वहाँ की भाषा पश्तो नहीं आती थी। और अंत में ऑरलैंडो मेजोटा नाम के एक इतालवी नागरिक बनकर वो मॉस्को होते हुए जर्मनी पहुंच गए। हर कदम एकदम नपा तुला था। अंग्रेजों को धोखा देने का ये प्लान इतना पक्का था कि बोस के भाग जाने के 12 दिन बाद तक उनका परिवार रोज उनके कमरे में खाना पहुंचाता रहा, ताकि बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों को लगे कि वो अंदर ही हैं, और उस खाने को उनके भतीजे चुपके से खा लिया करते थे। सोचिए कितनी सफाई से ये सब किया गया। काबुल और मॉस्को से होते हुए एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद बोस आखिरकार 2 अप्रैल 1941 को बर्लिन पहुंचे। और यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला अध्याय, नाजी जर्मनी के दिल में बैठकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ना। बर्लिन में बोस और उनके साथियों ने फ्री इंडिया सेंटर बनाया और वहाँ ऐसे 6 बड़े फैसले लिए जो आज भी भारत की पहचान का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को नाम दिया आजाद हिंद, जनगणमन को राष्ट्रगान चुना, उछलते हुए बाग वाले तिरंगे को अपना निशान बनाया, जय हिंद को अभिवादन का तरीका बनाया, और हाँ, यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई, जो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गई। लेकिन ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि बोस का नाजियों के साथ रिश्ता किसी विचारधारा का नहीं था। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब। बोस का एक ही मकसद था, अंग्रेजों से आजादी, और इसके लिए उन्हें मदद चाहिए थी। वहीं जर्मनी और जापान बोस को अपने दुश्मन यानी ब्रिटेन को कमजोर करने के एक मोहरे की तरह देख रहे थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद हिटलर की किताब माइन कैम्प में मिलता है।
उसने साफ साफ लिखा था कि वो भारतीयों को नीची नजर से देखता है और भारत पर ब्रिटिश राज का समर्थन करता है। नेताजी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि हिटलर भरोसे के लायक नहीं है और ये गठबंधन सिर्फ जरूरत के लिए है। हिटलर की ऐसी सोच के बावजूद बोस रुके नहीं। उन्होंने जर्मनी में अपना काम जारी रखा। वहां उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए करीब 5000 भारतीय युद्ध बंदियों को इकट्ठा करके इंडियन लीजन नाम की एक सेना बनाई। ये सेना आगे चलकर बनने वाली विशाल आजाद हिंद फौज का एक पहला छोटा रूप थी। बहुत जल्द बोस को ये एहसास हो गया कि हिटलर भारत की आजादी में कभी दिल से मदद नहीं करेगा, तो उन्होंने अपना ध्यान पूरब की ओर लगाया, जापान की तरफ, जो उस समय एशिया की सबसे बड़ी ताकत था। और बस यहीं से उनकी उम्मीदों और योजनाओं को एक नई जबरदस्त उड़ान मिली। और देखिए, जापान में नेताजी का स्वागत जर्मनी से एकदम अलग था। वहाँ के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने न सिर्फ उनसे मुलाकात की, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की आज़ादी के लिए बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा वादा था जो हिटलर ने कभी नहीं किया था। जापान का समर्थन खुला और साफ था। इसी मजबूत समर्थन के दम पर नेताजी सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और हजारों सैनिकों के सामने अपना आखिरी लक्ष्य साफ कर दिया। उन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली, मतलब अब सीधा दिल्ली पर चढ़ाई करनी है और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। बोस की सोच कितनी दूर की थी, इसका अंदाजा आईएनए की रेजिमेंटों के नामों से लगता है। उन्होंने रेजिमेंटों के नाम रखे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड। एक का नाम अपने ऊपर रखा, सुभाष ब्रिगेड। और तो और उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट भी बनाई। ये दिखाता है कि वो हर तरह के राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक मजबूत, एकजुट भारत चाहते थे। और इस सेना का आदर्श वाक्य भी इसी भावना को दिखाता था, इत्तेफाक, एतमाद और कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान। अब ये कहानी हमें भारत के दो सबसे महान नेताओं बोस और गांधी के रिश्ते की गहराई में भी ले जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन थे, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और सम्मानजनक है। उनके रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन एक दूसरे के लिए इज्जत बहुत गहरी थी। 6 जुलाई 1944 को रंगून से एक रेडियो प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। ये उपाधि जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले नेताजी ने ही दी थी। और ये सम्मान सिर्फ एक तरफा नहीं था। गांधी जी भी नेताजी की देशभक्ति के कायल थे। उन्होंने बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था। ये दिखाता है कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की नियत और देश के लिए प्यार का सम्मान करते थे। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर मार्च 1944 में बर्मा के रास्ते भारत की जमीन पर कदम रखा। उन्होंने इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश सेना पर जोरदार हमला किया और आजाद भारत का तिरंगा पहली बार भारत की मुख्य भूमि पर फहराया गया। जीत बस कुछ ही कदम दूर लग रही थी, लेकिन तभी हालात बिगड़ने लगे। मॉनसून वक्त से पहले और बहुत भारी आ गया, जिससे आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। जापानी वायुसेना से मदद नहीं मिली। अंग्रेजों ने उनकी रसद की लाइनें काट दी और हजारों सैनिक भूखमरी और बीमारियों का शिकार होने लगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर हमले को रोकने और पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। तो दिल्ली तक का मार्च भले ही अधूरा रह गया हो, पर सवाल ये है कि क्या ये सब बेकार गया? क्या आजाद हिंद फौज और उसके सैनिकों का बलिदान व्यर्थ था, या फिर इस हार ने भी भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसी चिंगारी लगा दी थी जिसने अंग्रेजी राज की नींव हिलाकर रख दी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।